Hello students, welcome back to Sindhu's Academy. Today we are going to read chapter 2 of class 12 from the book Flamingo. The name of the chapter is Lost Spring, Stories of Stolen Childhood, written by Anish Jung. तो सबसे पहले चैप्टर का टाइटल डिस्कस कर लेते हैं. लॉस्ट स्प्रिंग. स्प्रिंग होता है सबसे अच्छा मौसम, जिस मौसम में फूल खिलते हैं, रंग बिरंगे फूल खिलते हैं. ये जो मौसम है ये कहीं खो गया है. स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. इस चैप्टर में हम कुछ ऐसे बच्चों की कहानियां पढ़ेंगे जिन्होंने अपना बचपन जी भरकर जिया ही नहीं, मान लो उनका बचपन किसी ने चुरा लिया है. आगे जानते हैं राइटर के बारे में. अनीश जंग 1964 was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in हैदराबाद. जो हमारी लेखिका हैं अनीश जंग, उनका जन्म रोरकेला में हुआ था और उन्होंने अपना चाइल्डहुड और एडोलेसेंस हैदराबाद में बिताया. एडोलेसेंस होती है जो एज होती है 12 to 18 ईयर्स की. शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. और उन्होंने अपनी जो एजुकेशन थी वो हैदराबाद से और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ली. हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स. और उनके जो पेरेंट्स थे वो भी दोनों राइटर ही थे. अनीश जंग बिगेन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया. और अनीश जंग ने अपनी करियर की शुरुआत की थी एक लेखिका के रूप में इंडिया से ही. शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड एब्रॉड. और उन्होंने मेजर न्यूज़पेपर्स जो कि इंडिया में थे और एब्रॉड में थे वहाँ के लिए भी राइट किए, कॉलम वगैरह राइट किए और ये एडिटर भी रह चुकी हैं. एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स. और इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी. द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. और जो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे ये इनकी जो बुक है लॉस्ट स्प्रिंग, उसका एक पार्ट है जो आज हम चैप्टर में पढ़ेंगे. Here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation. और इस चैप्टर में लेखिका ने विश्लेषण किया है कि कैसे जो गरीबी है और जो ट्रेडिशन है वो बच्चों से उनका बचपना कैसे छीन लेते हैं. कहीं ना कहीं ये जो बच्चे हैं ये हर सुख सुविधा से वंचित रह जाते हैं. इस चैप्टर में 2 पार्ट हैं, तो आज हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे. समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज. अब यहाँ पे एक बच्चा कहता है कि कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है. कहाँ मिलता है? गार्बेज यानी कूड़े में. वाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहिब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. अब यहाँ पे जो लेखिका है वो एक लड़के से बात करती हैं और ये लड़का कौन है? साहिब है. और साहिब कौन है? साहिब एक रैग पिकर है, यानी कूड़ा उठाने वाला एक लड़का है. तो हमारी लेखिका उससे बात करती हैं और क्या बोलती हैं? वाई डू यू डू दिस? तुम ऐसा क्यों करते हो? मैंने साहिब से पूछा. और साहिब को जो हमारी लेखिका है हर मॉर्निंग देखती हैं स्क्राउंजिंग. स्क्राउंजिंग होता है सर्चिंग फॉर गोल्ड, यानी गोल्ड ढूंढते हुए. और कहाँ पे ढूंढते हैं ये गोल्ड? कूड़े के ढेर में ढूंढते हैं जो कि उनके पास में ही है. यहाँ पे जो गोल्ड है इसका मतलब है कोई भी प्रेशियस थिंग, यानी कोई भी काम की जो चीज़ है जो लोग फेंक देते हैं, जिनके लिए वो वेस्ट हो जाती है, वो कूड़े में कचरे में फेंक देते हैं. और साहिब इनमें से अपने अकॉर्डिंग जो काम आने वाली चीज़ें हैं वो उठा लेता है. और साहिब के लिए ये गोल्ड के समान है, बहुत प्रेशियस है. साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, सेट अमिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका. हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंस मेमोरी. अब यहाँ पे साहिब ने जो अपना घर है बहुत समय पहले छोड़ दिया था. और कहाँ पे था उसका घर? हरे भरे खेतों के बीच में, जो कि ढाका में था. ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है. तो ये जो साहिब है और उसकी जो फैमिली है वो बांग्लादेश से भारत आके रहने लग जाते हैं.
हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंस मेमोरी, और साहिब को अपने घर के बारे में कुछ भी याद नहीं है, थोड़ा बहुत भी याद नहीं है। There were many storms that swept away their fields and homes. His mother tells him, और उसकी माँ अक्सर उसे बताती है कि कैसे तूफान आने की वजह से, बहुत सारे तूफान आते थे जिनकी वजह से उनके जो खेत थे या जो घर थे वो टूट फूट गए और सारा सब कुछ बर्बाद हो गया। That's why they left looking for gold in the big city where he now lives. और यही कारण था कि उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया और गोल्ड की तलाश में, यानी जो प्रेशियस थिंग है जो कूड़े में उनको मिलती हैं, उसकी तलाश में इस बड़े से शहर में आकर वो रहने लग जाते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू। अब यहाँ पे जो साहिब है वो क्या बोलता है, मेरे पास कुछ और भी तो नहीं है करने को। ही मटर्स लुकिंग अवे, दूर देखते हुए वो धीरे धीरे बोलता है। यानी जो हमारा चैप्टर है उसमें लेखिका है और साहिब है। साहिब कौन है? साहिब एक रैग पिकर है और हमारी लेखिका उससे पूछती है कि तुम ऐसे क्यों करते हो, तुम्हारे पास कुछ और काम नहीं है करने के लिए? तो यहाँ पे साहिब बताता है कि कूड़ा उठाने के अलावा मेरे पास कुछ भी काम नहीं है। गो टू स्कूल, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. अब यहाँ पे जो लेखिका है वो क्या बोलते हैं, लापरवाही से बोल देती हैं कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, स्कूल जाओ। और फटाफट से जो लेखिका है उसको एहसास भी हो गया कि मैंने ये एडवाइस जो है ये सही नहीं दी, इसका कोई मतलब नहीं है। There is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. अब यहाँ पे साहिब क्या बोलता है कि मेरे आस पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है, हाँ जब स्कूल बनेगा तब मैं बिल्कुल स्कूल जाऊंगा। यानी कि साहिब जो है वो स्कूल जाना चाहता था, उसको स्कूल जाना अच्छा लगता था, लेकिन मजबूरी की वजह से वो स्कूल नहीं जा पाया। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। अब यहाँ पे जो लेखिका है वो मजाक करती हैं और ये मजाक हमें भी पसंद नहीं आता। क्या बोलती हैं लेखिका कि अगर मैं स्कूल शुरू करूं तो क्या तुम स्कूल आओगे? यस, ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। और उसके बाद साहिब क्या बोलता है, हाँ, बड़ी सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है कि हाँ मैं जरूर आऊँगा अगर आप स्कूल खोलते हो तो। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज योर स्कूल रेडी? और क्या देखती हूँ मैं, कुछ दिनों के बाद लेखिका देखती है कि जो साहिब है वो भागता हुआ मेरे पास आता है और क्या पूछता है कि क्या आपका जो स्कूल है वो रेडी हो गया है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से, एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट। अब यहाँ पे जो लेखिका है क्या बोलती हैं कि इतना जल्दी थोड़ी ना स्कूल बन जाएगा, स्कूल बनने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और यहाँ पे जो लेखिका है वो काफ़ी शर्मिंदा हो जाती हैं क्योंकि ऐसा प्रॉमिस लेखिका ने यहाँ कर दिया था जो कभी भी वो पूरा नहीं कर पाती, जिसका कोई मतलब नहीं था। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। ब्लीक होता है एम्प्टी, यानी साहिब के लिए ये जो दुनिया है ये बिल्कुल खाली है। और इस टाइप के जो प्रॉमिस हैं ये बहुत सारे किए गए होंगे साहिब को और उसकी लाइफ में हर कोने में ये प्रॉमिस मिलेंगे उसे। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। और उसके बाद महीनों के बाद उसको जानने के बाद मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब आलम ही अनाउंसेस। और उसने क्या बताया? साहिब आलम। He does not know what it means. If he knew its meaning, Lord of the universe, he would have a hard time believing it. अब यहाँ पे साहिब को अपने नाम का मीनिंग नहीं पता। जैसे सबके नाम का कोई ना कोई मतलब होता है, तो यहाँ पे साहिब को अपने नाम का मीनिंग पता ही नहीं है। और अगर उसको ये मीनिंग पता भी होता कि उसके नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी इस ब्रह्मांड का भगवान, इस ब्रह्मांड का राजा, तो ये सब साहिब के लिए बिलीव करना बहुत मुश्किल हो जाता। क्यों मुश्किल हो जाता? क्योंकि नाम में
साहिब का जो नाम है वो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है और मजबूरी ऐसी है साहिब की कि वो एक रैग पिकर है। Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon। और अपने नाम से अनभिग जो साहिब है वो अपने दोस्तों के साथ गलियों में निकलता है, ऐसा लगता है मानो कि एक आर्मी आ गई हो। और बेयरफुट रहते हैं ये बच्चे, जो है नंगे पांव रहते हैं, जो कि सुबह सुबह निकल जाते हैं जैसे पक्षी आते हैं बहुत सारे एक साथ, और दोपहर के टाइम पे डिसअपियर हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। और उसके बाद एक महीने के बाद मैं सारों को पहचानने लग गई थी। Why aren't you wearing चप्पल्स? I ask one। अब यहाँ पे लेखिका एक से पूछती हैं कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। My mother did not bring them down from the shelf, he answered simply। अब यहाँ पे जो एक है वो क्या आंसर देता है कि जो मेरी मम्मी है वो शेल्फ से नीचे नहीं उतारती। Even if she did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match। और फिर फटाफट से एक दूसरा बच्चा आंसर देता है कि अगर इसकी मम्मी शेल्फ से नीचे उतार भी देंगे तो भी ये नहीं पहनेगा। उसने ऐसा बोला। और ये जो दूसरा बच्चा उसने कैसे शूज पहने हुए हैं जो मैच नहीं हो रहे, यानी एक पैर में अलग शू और दूसरे पैर में अलग। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing। और जब मैंने उस पर कमेंट किया तो वो क्या करने लग जाता, अपने पैरों को एक दूसरे के ऊपर रखना शुरू कर देता है और कुछ नहीं कहता। I want shoes, says a third boy who has never owned a pair of all his life। अब जो एक तीसरा बच्चा है वो क्या कहता है कि मुझे शूज चाहिए। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads। और जो हमारी राइटर हैं वो ट्रैवलिंग करते हुए बहुत बारी ऐसे बच्चों से मिल चुकी हैं और ऐसे बच्चे देख लिए हैं उन्होंने जो नंगे पैर रहते हैं, ना कि सिर्फ शहर में बल्कि गांव में भी। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। और यहाँ पे जो हमारी राइटर हैं क्या बताती हैं कि कुछ तो ये नहीं कह सकते हम कि पैसों की कमी के कारण वो नंगे पैर रहते हैं, बल्कि एक ट्रेडिशन भी माना गया है कि नंगे पैर रहते हैं कुछ। आई वॉन्डर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। अब यहाँ पे जो लेखिका हैं वो हैरान रह जाती हैं कि ये सब बहाने हैं एक्सप्लेन करने का कि कोई ऐसी स्टेट है पॉवर्टी की जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। अब यहाँ पे जो लेखिका है उनको एक कहानी याद आती है जो कि एक आदमी ने उन्हें सुनाई थी जो उडुपी से बिलोंग करता था। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट। अब यहाँ पे वो क्या बताता है कि एक बारी जब वो छोटा बच्चा था तो जब वो स्कूल जाता था तो रास्ते में मंदिर पड़ता था और जहाँ पे उसके जो फादर थे वो एक पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़। और वहाँ पे वो थोड़ी देर रुकता मंदिर में और प्रे करता भगवान को कि मुझे एक जोड़ी शूज़ चाहिए। अब देखो छोटे बच्चे कितने मासूम होते हैं, उसने और कुछ नहीं चाहा गॉड से, उसे सिर्फ शूज़ चाहिए थे, एक जोड़ी शूज़ चाहिए थे। 30 years later I visited his town and the temple which was now drowned in an air of। और उसके बाद जो लेखिका है वो 30 साल के बाद वहाँ पे जाती हैं, उस मंदिर में जाती हैं जो कि अब बिल्कुल वीरान हो चुका है एक तरह से, एन एयर ऑफ डेजोलेशन, जो बिल्कुल खाली हो चुका है अब एक तरह से। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। लेकिन अब जो वहाँ पे मंदिर था उसके बैकयार्ड में जहाँ पुजारी रहता था, अब वहाँ पे रेड और वाइट कलर की प्लास्टिक की चेयर्स पड़ी हुई थी।
A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. और फिर एक यंग बॉय, स्कूल गोइंग बॉय जो है, भागता हुआ आता है और जिसने ग्रे कलर की यूनिफॉर्म डाली हुई है, जिसने शूज़ और सॉक्स पहने हुए हैं, और जल्दी से आकर अपना जो स्कूल बैग था वो फोल्डिंग के बेड के ऊपर फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय, उस बॉय को देखकर, आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गोट अ पेयर ऑफ शूज, लेट मी नेवर लूज दैम। अब उस बच्चे को देखकर जो लेखिका है उसको क्या याद आता है कि एक जो दूसरा बॉय था जिसने गॉडेस से प्रार्थना करी थी और फाइनली जब उसको शूज़ मिले थे तो दोबारा से क्या बोला था उसने भगवान को कि जो मेरे शूज़ हैं ये कभी भी गुम ना हो। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और जो भगवान है, जो गॉडेस है, उसने उसकी जो प्रार्थना थी वो स्वीकार कर ली थी। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज, बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। अब यहाँ पे क्या कह रही हैं कि जो पुजारी है उसके बेटे ने तो शूज़ पहन लिए, उसको तो शूज़ मिल गए, लेकिन जो मेरे पड़ोस में अभी भी बहुत सारे ऐसे रैग पिकर्स हैं, बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं जो कूड़ा उठाते हैं, जिनके पास अभी भी कोई शूज़ नहीं है। तो यहाँ पे जो लेखिका है वो क्या सोचती हैं कि 30 साल पहले जो मुझे एक लड़के ने कहानी सुनाई थी कि वो शूज़ के लिए भगवान को प्रेयर करता था, लेकिन अब 30 साल के बाद जो है वो क्या देखती है कि जो अब जो मंदिर में पुजारी है उसके बेटे के पास तो शूज़ हैं। माई एक्वांटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। अब यहाँ पे जो लेखिका है उसकी जो जान पहचान है उसकी वजह से, जो रैग पिकर्स के साथ जो जान पहचान है उसकी वजह से वो सीमापुरी तक पहुंच जाती हैं। और सीमापुरी कहाँ है? जो दिल्ली है उसके जो बाहरी एरिया, पेरिफेरी होता है आउटर एरिया, तो दिल्ली की सीमा पर यह एक जगह है, लेकिन अगर देखा जाए तो वहाँ से मीलों दूर है। दोज हु लिव हेयर आर स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। यानी जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो सार्वजनिक भूमि पर अपना अधिकार जमाकर एक तरह से यहाँ रहते हैं, और जो 1971 में बांग्लादेश से भागकर भारत आ गए थे और दिल्ली के पास, दिल्ली से काफ़ी अलग जो सीमापुरी है वहाँ पे वो रहने लग जाते हैं। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम। अब साहिब का जो परिवार था वो भी उनमें से एक था। सीमापुरी वॉज देन ए वाइल्डरनेस। समय सीमापुरी एक वेस्टलैंड थी। इट स्टिल इज बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी। और ये अब यहाँ पे एम्प्टी नहीं है, खाली नहीं, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे ही आकर रहने लग जाते हैं। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टीन एंड तरपोलिन, डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, लिव 10,000 रैग पिकर्स। और अब यहाँ पे कौन रहता है? तकरीबन 10,000, 10,000 रैग पिकर्स, कूड़ा उठाने वालों की जो फैमिली है वो वहाँ पर रहती है। और इनके जो घर हैं वो मड से बने हुए हैं और अपनी छतों को उन्होंने टीन से और फिर तिरपाल से ढका हुआ है, और यहाँ पे कोई भी सीवेज या फिर ड्रेनेज की सुविधा नहीं है, और ये ऐसे ही यहाँ पे अपना गुजारा कर रहे हैं। They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters list and enable them to buy grain. अब यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो 30 सालों से रह रहे हैं और उनके पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं है और ना ही कोई डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पास वहाँ पे रहने के लिए, लेकिन उनका जो नाम है वो राशन कार्ड में चढ़ा हुआ है और जिस वजह से उनका जो नाम है वो वोटर लिस्ट में गया हुआ है, जिसकी वजह से उनको वहाँ पे राशन कार्ड की वजह से उनको अनाज मिल जाता है कुछ सस्ते दामों पर।
तो यहाँ पे जो वहाँ के MPs हैं या फिर MLAs हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने उनको राशन कार्ड दिए हुए हैं और इसके बदले में जो वहाँ पे जो रैग पिकर्स हैं वो उनको क्या देते हैं, वो उनको अपनी वोट दे देते हैं। उनकी वजह से ये यहाँ पे रहते हैं। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि पहचान जो है, ठीक है, वो मायने रखती है, लेकिन उससे भी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है खाना, और जिंदा रहने के लिए सबसे जो ज़रूरी है वो खाना है। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers। अब यहाँ पे जो लेखिका है जो पूछती हैं उनसे, जो औरतें वहाँ पे फटी हुई साड़ियों में हैं, टैटर्ड होता है टॉर्न, तो जिन्होंने फटी हुई साड़ियाँ पहनी हुई हैं उन औरतों से जो लेखिका है पूछती है कि तुम अपने इतने ब्यूटीफुल जगह और खेतों को छोड़कर यहाँ पे क्यों आ गई हो। तो वो क्या बताती हैं उनको, राइटर को, कि अगर रात को हम अपने परिवार का पेट भर सकें और उनके पेट में दर्द ना हो तो उनके लिए वो फील्ड, वो हरे भरे खलियान कोई मायने नहीं रखते। उनके लिए जो मायने रखता है वो खाना होता है, जिसकी वजह से उन्हें खाना मिलता है, तो वही उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। वी वुड रादर लिव हियर दैन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन। अब उन खेतों में रहने से तो बहुत अच्छा है जहाँ पे उनको कुछ भी नहीं मिलता खाने को। Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes। और जहाँ पे भी उनको खाना मिलता है वो वहीं पे अपने जो घर हैं वो बना लेते हैं, जो टेम्परेरी होम है वो बना लेते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल। और ऐसे ही उनके जो बच्चे हैं वो भी दिन पे दिन बड़े होते जाते हैं और वो भी अपना कोई ना कोई काम शुरू कर ही लेते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। और सीमापुरी में रहने का मतलब होता है रैग पिकिंग, यानी कूड़ा उठाना। थ्रू द ईयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट। और जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो ये भी एक तरह से उनके लिए कला बन गया, एक तरह से काम बन गया है। गार्बेज टू दैम इज गोल्ड। कूड़े का मतलब उनके लिए है कोई भी प्रेशियस थिंग। इट इज देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड्स इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर। अब यहाँ पे जो गार्बेज है, जो कूड़ा है, उनके लिए एक तरह से बहुत कीमती है, क्योंकि उसी की वजह से उनका जो घर का गुजारा है वो चलता है। उनको उसकी वजह से डेली जो है खाना मिलता है और उनको छत मिल जाती है उसकी वजह से। और ज़िंदा रहने के लिए यही चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। और ये तीनों चीज़ें उनको कूड़ा इकट्ठा करने से मिल जाती हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। क्या हो गया अगर उनकी जो छत है वो लीक है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर। और एक बच्चे के लिए तो ये उससे भी बढ़कर है। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन ए 10 रूपी नोट, साहिब सेज हिज आईज लाइटिंग अप। और यहाँ पे जो साहिब है वो बहुत खुश होकर बताता है कि कभी कभी मुझे तो यहाँ पे 1 रुपया मिल जाता है और कई बार 10 रुपये भी मिल जाते हैं। और जो बच्चा है, बच्चे को जब ये सब मिलता है जो उसको रियल लाइफ में नहीं मिलता, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more। अब यहाँ पे क्या बताया गया कि कई बार अगर तुम्हें कोई सिल्वर कॉइन, कोई चांदी का सिक्का कूड़े के ढेर पर मिल जाता है तो आप उसको कूड़े को ढूंढते ही जाओगे कि शायद और अधिक मिल जाए। It seems that for children garbage has a meaning different from what it means to their parents। अब यहाँ पे जो कूड़े में से जो सामान छांटने वाली बात थी वो पेरेंट्स के लिए मतलब अलग है और बच्चों के लिए उसका मीनिंग अलग है। For the children it is wrapped in wonder,
फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। अब यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको तो एक तरह से उनके सपने पूरे होने जैसा है ये काम, जिससे उनके सपने पूरे होते हैं। और पेरेंट्स के लिए क्या है इसका मतलब, इसकी वजह से वो जिंदा रहते हैं, इसकी वजह से उनको रोटी, कपड़ा और शेल्टर ये सब मिलता है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। अब यहाँ पे जो लेखिका है एक विंटर की मॉर्निंग में, सर्दियों की मॉर्निंग में साहिब को देखती हैं, और साहिब कहाँ खड़ा हुआ है, पड़ोस में ही जो क्लब है उसके गेट के बाहर खड़ा हुआ है, और फेंस्ड जहाँ पे तार वगैरह लगी हुई हैं, वाचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, और वहाँ पे दो यंग मैन को उसने देखा जिन्होंने वाइट ड्रेस पहनी हुई है और जो टेनिस खेल रहे हैं। आई लाइक द गेम ही हम्स कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। और वहीं पे खड़े होके जो साहिब है और अपने मन में ही कह रहा कि मुझे ये गेम बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो उसको देखकर ही संतुष्ट है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड ही एडमिट्स। अब यहाँ पे साहिब क्या बताता है कि कई बार मैं अंदर चला जाता हूँ जब यहाँ पे कोई नहीं होता। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, और जो गेट कीपर है वो मुझे स्विंग को यूज करने देता है, यानी मुझे झूलने देता है। साहिब टू इज वियरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। अब साहिब ने भी यहाँ पे टेनिस वाले जो शूज हैं वो पहने हुए हैं, लेकिन ये बहुत ही अजीब से लग रहे हैं। किसके साथ? उसने जो शर्ट पहनी हुई है और जो शॉर्ट्स, जो निक्कर पहनी हुई, इसके साथ ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, अजीब से लग रहे हैं। Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation। अब यहाँ पे साहिब क्या बताता है लेखिका को कि किसी ने उसको ये शूज दिए हैं। The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him। अब यहाँ पे फैक्ट क्या है कि ये जो शूज़ थे किसी अमीर लड़के ने फेंक दिए होंगे, और किस रीजन से फेंके, क्योंकि उसमें एक छेद हो गया था और इस वजह से उस बच्चे ने पहनने से मना कर दिया होगा। लेकिन साहिब के लिए ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती थी। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू। अब ऐसे बच्चे के लिए जो हमेशा बेयर फुट रहा हो, नंगे पैर रहा हो, उसके लिए तो वह छेद वाला जूता भी एक सपना पूरा होने जैसा है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रिच। लेकिन यहाँ पे जो वो गेम देख रहा था, ये गेम उसकी पहुँच से बाहर था, क्योंकि ये गेम वो कभी भी नहीं खेल पाएगा। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। और लेखिका क्या बताती है कि इस सुबह साहिब जो था वो मिल्क बूथ जा रहा है। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, और उसके हाथ में एक स्टील का कंटेनर था। आई नाउ वॉक इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स। अब यहाँ पे साहिब क्या बताता है कि अब वो है एक चाय के स्टॉल में काम करता है और इशारा करता है, दिखाता है लेखिका को कि कहाँ पे है उसकी ये जो शॉप है, और उसको उसके लिए 800 रुपीज़ जो है वो तनख्वाह भी मिलती है और साथ में उसको खाने के लिए भी मिलता है। डज ही लाइक द जॉब? आई आस्क। अब यहाँ पे लेखिका पूछती हैं क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है? हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक। अब उसके जो फेस पे जो केयर फ्री लुक थी वो कहीं खो चुकी थी। लेखिका देखती है द स्टील seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder। अब यहाँ पे जो स्टील का जो कंटेनर था वो उसके लिए बहुत भारी हो चुका था, और उसका जो प्लास्टिक बैग था वो तो उसके लिए मानो बहुत ही लाइट था, बहुत हल्का था। A bag was his
क्योंकि बैग जो था वो उसका अपना था, खुद का था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, और जो कंटेनर था वो उस आदमी का था जिसकी दुकान थी अपनी चाय की। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब यहाँ पे जो साहिब है वो अपना मास्टर खुद नहीं था, अब वो किसी के अंडर में जॉब करता था। उसकी जो केयर फ्री लुक थी वो कहीं खो गई थी। तो ये था हमारा पार्ट 1 साहिब के बारे में, जो एक रैग पिकर था और जिसने अपना बचपन कहीं खो दिया था और कोई भी सुख सुविधा जिसको अपने बचपन में नहीं मिली थी। और अगली वीडियो में हम पार्ट 2 करेंगे। थैंक यू।